हेलो वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज सेमेस्टर 1 इज ओवर। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सेमेस्टर 2 बिकॉज सेमेस्टर 2 इज टोटली बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव. Objective is not for more marks, only for 10 marks. So we have to concentrate on subjective part because subjective part contains 30 marks. So let's talk about the circulatory system. The first chapter included in the that is circulatory system. This is the part of a human anatomy and physiology. This is the part of human. Now we are going to start the human anatomy and physiology. Then what is the word meaning anatomy? Human anatomy. The word anatomy is always related to the internal and external structure of something. Means human word is always there with the anatomy. Means it is the study of external and internal structure of humans part. Humans के different types, kidneys, these all things. उसके अबाउट में स्टडी करेंगे. एंड द वर्ड फिजियोलॉजी व्हाट इट मीन्स? फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी एंड द स्टडी अबाउट द फंक्शंस. जिस स्ट्रक्चर, जिस इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ह्यूमन पार्ट की, उसका जो फंक्शन का अध्ययन करना होता है, स्टडी जो करना होता है, दैट इज कम्स अंडर फिजियोलॉजी. दैट is all about anatomy and physiology. Now we are talking about the circulatory system. We know different types of system, that is digestive system, nervous system, respiratory system. तो उसी प्रकार से है circulatory system. On hearing the word circulatory system, in our mind one words come, that is blood. ये सिमिलर है, सबके माइंड में चलता है. सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स इसमें ब्लड आता ही आता है. ठीक है, ये कंफर्म है. अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए. देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है 3 मेजर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. 3 मेन पार्ट्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कस करते हैं पहले, तब समझ में आएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है आखिर क्या. 3 मेन पार्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो पहला होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज मीडियम. सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड मीडियम वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है अपना ब्लड और दूसरा भैया होता है लिम्फ. द फर्स्ट वन दैट इज ब्लड एंड द सेकेंड वन दैट इज लिम्फ. सर्कुलेटिंग फ्लूइड मैंने बोला. द वर्ड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लूइड देन? फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो. एनीथिंग विच कैन फ्लो इज टर्म्ड एज फ्लूइड. Means for the flowing of fluid, it can flow through any tube or vessels. So for the flowing purpose or the flowing which make blood or lymph to flow through it, that is blood vessels. उसको हम लोग बोलते हैं blood vessels. Vessels is nothing but you can imagine as a tube or a pipe. It is a pipe type. So we have 3 different types of vessels which is included in your syllabus or which is based on your syllabus. That is arteries. The second one is veins. The third one is capillaries. अकॉर्डिंग टू साइज पर ये डिफ्रेंशिएटेड है. आर्टरीज जो होता है उसकी डायमीटर मोटी होती है, मतलब डायमीटर ज़्यादा होता है, यानी कि वो मोटा होता है. वेंस उसकी पतली होती है, और वेंस से पूरी पतली होती है कैपिलरीज. ठीक है, ये डायमीटर पर बेस्ड है कि कौन कितना डायमीटर का होता है, कितना मोटा पाइप जिसको आप बोल सकते हैं, उस हिसाब से. तो ब्लड, क्योंकि सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम. सो फ्लूइड विच कैन फ्लो, इट कैन फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, वेदर इट इज फ्लो थ्रू आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर देखो तो ब्लड जो है ऑल ओवर द बॉडी में है, ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम ब्रेन टू द टो वहाँ है. अब देखिए बॉडी को, ब्लड को ब्रेन तक पहुँचाना यानी अगेंस्ट अ ग्रेविटी काम करना होता है. अगेंस्ट अ ग्रेविटी काम करना होता है. जब अगेंस्ट अ ग्रेविटी को काम करना होता है तो आपको क्या लगाना होता है, दैट वी हैव टू यूज फोर्स. समथिंग वी नीड जो ये काम करे या फोर्स लगाए. तो यहाँ भी उस फोर्स लगाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन हमारे पास है. एक हमारे पास क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, जिसका नाम है हमारा ब्यूटीफुल सा हट.
हट का ज़रूरत है, ठीक है, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। सिंपल सी बात है। 3 मेन पार्ट्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज फर्स्ट वन इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड और मीडियम। तो 2 तरह का होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकंड वन इज लिम्फ। फ्लूइड है तो वो फ्लो करेगा किसी ट्यूब या किसी वेसल्स के थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास है ब्लड वेसल, जो कि 3 मेन मेजर पार्ट्स में होता है, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज में। पंपिंग ऑर्गन जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, उसके लिए हार्ट है, ठीक है, जो कि पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट ब्लड। ब्लड भैया, ब्लड की बातें करते हैं। चलिए, स्टडी ऑफ, अगर ब्लड देखें आप, स्टडी ऑफ ब्लड, हमको ब्लड का अध्ययन करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, बायोलॉजिकल टर्म में, दैट इज नोन एज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी आपको याद रखना है। द वर्ड हीमा, द वर्ड हीमा और हीमियो इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्लड। द वर्ड हीमा और हीमियो इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्लड। द स्टडी ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज हीमेटोलॉजी। तो ब्लड जो होता है किसी एक प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता होगा, जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं उसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज हीमियोपोइसिस, उसको क्या बोलते हैं, हीमियोपोइसिस। द वर्ड पोइसिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन। ये इस चैप्टर में 2 से 3 बार आने वाला है, तो ये जो वर्ड पोइसिस है इसको पकड़ लीजिए। दिस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, इसके आगे लगा है हीमियो, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है उसको बोलते हैं हीमियोपोसिस। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। दिस इज सिंपल थिंग अबाउट द ब्लड। अब ब्लड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होंगी अपनी, सबकी खुद की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या लगता है आपको, ब्लड कभी भी स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, रेस्ट पोजीशन पे हो सकता है क्या शरीर के अंदर? ब्लड नेवर 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 एट स्टेशनरी पोजीशन, यानी ब्लड इज ऑलवेज इन मोशन। ब्लड क्या होगा, नेवर एट स्टेशनरी पोजीशन। ये ब्लड का प्रॉपर्टी है। ब्लड बोलता है कि हम कभी भी स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं रह सकते, रेस्ट पोजीशन पे नहीं रह सकते। यह ब्लड की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कलर ऑफ ब्लड, जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कलर ऑफ ब्लड क्या क्या है, कलर ऑफ ब्लड क्या हो सकता है? ब्लड को तो हम जानते हैं, ब्लीडिंग होता है, कट होता है तो हमको देखने को मिलता है रेड कलर का दिखता है। वो जो रेड होता है, रेड में भी डिफरेंट टाइप होता है। जैसे कि आप सिंपल सी लॉजिक से बात करें, वैसे जो कलर के बारे में जो विज़न जो है हम लोग से ज़्यादा लड़कियों को होता है, उनको पता है कि रेड में भी 5 तरह का रेड होता है। जब वो नेल पॉलिश वगैरह खरीदने जाते हैं तो उनको पता होता है कि रेड में भी 5 तरह का रेड होता है। ये रेड वो नहीं है जो तुम लेके आया, ये तो रेड ब्राइट रेड नहीं है, ये डार्क रेड ले आया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेड के भी वैराइटीज़ होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कलर का भी वैरायटी होता है, यानी कि रेड का रेड कलर में ही होता है, लेकिन इसमें भी वैरायटी हो जाती है। एक तो हो जाती है ब्राइट रेड, एक क्या होती है ब्लड की कलर, वो होती है ब्राइट रेड, और दूसरी हो जाती है डार्क रेड। क्या होती है? डार्क रेड। ठीक है, ब्राइट रेड किस कंडीशन में होता है, कहाँ होता है सर? ब्राइट रेड कलर आपको देखने को मिलता है आर्टरीज के अंदर, और जो डार्क रेड कलर जो मिलता है आपको वो वेंस के अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है। क्यों सर, ऐसा क्यों है कि ब्राइट रेड आर्टरीज के अंदर हुआ, डार्क रेड वेंस के अंदर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई द चेंजेस ऑफ कलर टेकिंग प्लेस इन आर्टरीज एंड वेंस? इसलिए सर क्योंकि ब्लड ऑफ कलर जो होता है, यानी कलर जो कलर होता है ब्लड का, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के लेवल पर। आर्टरीज डायमीटर में ज़्यादा होता है, डायमीटर में ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा ब्लड को फ्लो करवा सकता है। उसमें जो होता है ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कलर जो होगा ब्लड का वो ब्राइट होना होगा। और वेंस में एज कंपेयर टू आर्टरीज ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए यहाँ पर कलर क्या होता है, डार्क रेड होता है। सिंपल सी लॉजिक से याद कर ले, कलर डिपेंड करता है ऑक्सीजन के लेवल पर। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, इसलिए उसका कलर ब्राइट रेड है। वेंस के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, इस वजह से इसका कलर वेंस के अंदर ब्लड का कलर डार्क रेड होता है। सिंपल सा लॉजिक है। थर्ड थिंग
जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज पीएच वैल्यू। क्या है वो? है पीएच वैल्यू। अब देखिए वेदर ब्लड इज अल्कलाइन और बेसिक सर। अल्कलाइन है, सॉरी एसिडिक है या बेसिक है। सिंपल सी बात करें, ब्लड का अगर पीएच वैल्यू देखें वो 7.3 टू 7.4 के बीच में लाई करता है, यानी 7.3 है या तो 7.4 है, ये दोनों में से कोई अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। कहीं आपको 7.3 मिलेगा, कहीं आपको 7.4 मिलेगा। तो देखिए 7.3 और 7.4 क्या है, किसके बीच में लाई करता है? अगर देखें पीएच वैल्यू स्केल आप देखें तो 7 इज द न्यूट्रल। 7 क्या है? न्यूट्रल है, टाइदर है बेसिक नॉर है एसिडिक। इसके इधर जाने पर क्या मिलता है हमको? बेसिक मिलता है। क्या मिलता है? बेसिक मिलता है। 7 के अगर बिलो चलेंगे हमको क्या मिलता है? एसिडिक नेचर का कंपोनेंट मिलता है। ये 7 है, 7 के कुछ ही आगे है, यानी कि ये बेसिक का कुछ, यानी 7.4 यानी न्यूट्रल के आसपास ही घूम रहा है, इसलिए इट इज नाइदर एसिडिक और नॉर अ बेसिक। ये नाइदर एसिडिक है नॉर अ बेसिक है, इस वजह से इसका जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं अल्कलाइन है। ये कैसा है? अल्कलाइन है। ये एसिडिक नहीं है ना बेसिक है, ये अल्कलाइन है। पीएच वैल्यू ये बोलता है कि इसका 7.3 है, 7.4 है। ठीक है। नंबर 4 में बात करते हैं वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए शरीर के अंदर? एक एडल्ट के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होना चाहिए एडल्ट के अंदर, वो होना चाहिए 5 to 6 लीटर। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 to 6 लीटर क्या होना चाहिए? एवरेज बात कर सकते नहीं हम लोग, यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर होना ही चाहिए ह्यूमन के अंदर। दैट इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम। नेवर स्टेशनरी पोजीशन, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कलर कैसा होगा वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के लेवल पर। तीसरा है पीएच वैल्यू 7.3 to 7.4, यानी याद रखना है ब्लड इज नाइदर एसिडिक नॉर अ बेसिक। चौथा पॉइंट दैट इज वॉल्यूम जो होता है इसका 5 to 6 लीटर का होता है। ये 5 to 6 लीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं टेस्ट सर। अब इसका टेस्ट कौन करता है? जनरली हो जाता है टेस्ट। अब इसका टेस्ट कैसे हो गया बताते हैं। इसका टेस्ट इज पॉसिबल कैसे हो गया? गम जो होता है, गम से जब ब्लीडिंग होता है तो टंग में लगता है, टंग तो टेस्ट करता है ये। तो वो बता दिया हमको कि इसका जो टेस्ट है वो है साल्टिस। साल्टिस समझते हैं? साल्टिस ऐसा टेस्ट है इसका। दिस इज द होल प्रॉपर्टी अबाउट द ब्लड। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अबाउट द ब्लड? इट इज नेवर एट ए स्टेशनरी पोजीशन, इट इज ऑलवेज इन मोशन। दैट द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड थिंग, द कलर ऑफ ब्लड इज डिपेंड ऑन द blood vessels. You can simply remember the color of blood is depend on the blood vessels. In blood vessels, arteries contain bright red color of blood, whether the veins contain dark red of blood color. Why? The reason is in arteries there is a rich amount of oxygen as compared to veins. That's why in whether the जहाँ भी ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा सर, whether you will find the oxygen in any human body, in him or her, if the oxygen level is more, it's definitely its blood is always in bright red color. ऑक्सीजन लेवल कम है तो डार्क रेड कलर में ब्लड हो जाएगा, वो इंडिकेट करता है हमें। सिंपल सी बात। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का होना क्यों जरूरी है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद और भी इसके अंदर की कहानी समझेंगे। आखिर ब्लड का होना जरूरी क्यों है, थोड़ा उसको देखते हैं। शरीर के अंदर फंक्शन ही बताएगा। लेट्स टॉक अबाउट द functions of a blood. The first function that I would like to tell you is it function में बात करें तो इसका 2 पार्ट्स में से बांट देते हैं हम इसको। क्या करते हैं? 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके पास पढ़ने में आसानी होता है, स्टडी के लिए अच्छा माना जाता है। दैट इज फर्स्ट वन इज, इसको बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टिव फंक्शन है, इसका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन में फंक्शन करता है। ये हमने क्या किया, इसके फंक्शन को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया कि ये मेनली काम करता है ट्रांसपोर्ट का, दूसरा ये जो मेजर काम करता है दैट इज प्रोटेक्शन का। ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में। पहला चीज जो ये ट्रांसपोर्ट करता है वो करता है न्यूट्रिएंट्स, वेरी एसेंशियल थिंग। वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू दी सेल्स। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है टू दी सेल्स। कौन करता है? ये ट्रांसपोर्टिव फंक्शन है ब्लड का, ब्लड करता है। दूसरा चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट दिख कि देखिए हमारे
अंदर जो होती है शरीर के अंदर कई प्रोसेस चलती है, जिसमें कि एक प्रोसेस मान लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं रिस्पिरेशन की एक प्रोसेस चलती है, एक प्रोसेस है रिस्पिरेशन मान लेते हैं। तो उसमें ज़रूरत होती है कुछ रिस्पिरेटरी गैसेस की, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं? रिस्पिरेटरी गैसेस की का ट्रांसपोर्ट। रिस्पिरेटरी गैसेस मेनली दो होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक फेंकना होता है, लंग्स उसको बाहर फेंक देता है। सिंपल सी लॉजिक है। तीसरा चीज जो हमको जानना है दैट इज क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग बायो कैटलिस्ट। अब ये बायो कैटलिस्ट क्या है सर? सुने नहीं है आप, वर्ड एक सुने होंगे दैट इज कैटलिस्ट, जरूर सुने होंगे, बायो क्लास में नहीं सुने होंगे। दैट यू हैड आई थिंक इन केमिस्ट्री क्लास, यू डेफिनेटली हर्ड अबाउट द वर्ड कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट को बोलते हैं उत्प्रेरक। व्हाट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases or decreases the rate of any reaction. Catalyst is a substance which increases or decreases the rate of reaction. किसी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, मान लेते हैं उसको हीट दिए, हीट देने के बाद क्या होगा? वोलेटरी रिएक्ट करता है। तो उस चीज को रोकने के लिए, कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम उसके अंदर कैटलिस्ट का यूज करते हैं। एक सब्सटेंस ही होता है ये। तो कैटलिस्ट जो कि किसी भी रिएक्शन को मेंटेन करता है, उसको इंक्रीज करता है जब जरूरत होती है, इफ इट इज नेसेसरी देन इट इज इंक्रीजेस, उसका काम होता है। तो कैटलिस्ट उसी तरह का हमारे शरीर के अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं पहले से, जिसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, जीव उत्प्रेरक। ठीक है, ये मेजर्ड दो टाइप के होते हैं। आपने सुन रखा है हार्मोन्स, नहीं सुन रखा है? हार्मोन्स। दूसरा होता है इंजाइम। क्या होता है? इंजाइम्स। दो बायो कैटलिस्ट हैं, हार्मोन्स एंड इंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। ये किसी भी प्रोसेस को शरीर के अंदर या तो बढ़ाता है या घटाने का ही काम करता है ना। दुख हो गया तो कोई और हार्मोन निकलता है, हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। कुछ हो गया, ये हो गया, दुखी हैं, सैड हैं, या वो वाला फीलिंग आ रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हम लोग समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी बायो कैटलिस्ट का काम करता है। अब देखिए, ये हार्मोन्स और इंजाइम्स डिफरेंट प्रोसेस में भी वर्क करते हैं, यानी कि इनका जरूरत कुछ प्रोसेस, कुछ मैकेनिज्म शरीर के अंदर चलते हैं जिसके में इसकी जरूरत होती है। देखिए मेनली जो है शरीर के अंदर एक प्रोसेस चलता है दैट इज टर्म्ड एज और नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं कि शरीर के अंदर क्या चलता है भैया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है। द वर्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, द टर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इन एवरी चैप्टर यू विल लर्न, सिंगल टाइम ही सही, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। समझ लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर के अंदर कुछ बहुत सारी प्रोसेस चलती है, ठीक है, बहुत सारा ऑर्गन्स है, बहुत सारा प्रोसेस चलता है। जो मेन प्रोसेस चलता है शरीर के अंदर वो होता है या तो कोई चीज़ को तोड़ना पड़ता है या किसी चीज़ को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जो मेन प्रोसेस होता है शरीर के अंदर, कोई चीज़ को जोड़ने का होता है या कोई चीज़ को तोड़ने का होता है। यानी इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट है। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। दो मैकेनिज्म है शरीर के अंदर। मेटाबॉलिज्म एक पूरा पार्ट को बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो भाग हैं, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। समझिए बात, एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर शरीर में कुछ चीज़ जुड़ता है और एक नया बाय प्रोडक्ट निकलता है। कोई चीज़ जुड़ता है और एक नया बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसकी ज़रूरत, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है शरीर के अंदर, उसके लिए एनाबॉलिज्म का क्रिया होता है। कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, कोई चीज़ टूटता है जिससे कि एक बाय प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए एनाबॉलिज्म जो है दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या मेटाबॉलिज्म को होल अबाउट करके हम लोग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जोड़ दे तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एनाबॉलिज्म में शरीर के अंदर क्या चीज़ टूटता है सर? क्या समझ में नहीं आया? समझ में आएगा। देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास प्रोटीन ही है। क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। आपको क्या लगता है शरीर के अंदर प्रोटीन बच्चा का खेल है, तुरंत बन जाता है? ये तो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है उसको समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको समझिए। हमारे पास कोई भी सेल है, प्रोटीन का निर्माण होता है
एमिनो एसिड के थ्रू। किसके थ्रू? एमिनो एसिड के थ्रू क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए हमारे जो शरीर में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके पास पहले से 10 एमिनो एसिड होते हैं। कितने एमिनो एसिड होते हैं? 10 एमिनो एसिड होते हैं। उनके पास 10 एमिनो एसिड होते हैं। उनको ज़रूरत होती है 10 और एमिनो एसिड की। किसकी ज़रूरत होती है? 10 और एमिनो एसिड्स की। तो वो क्या करते हैं, फूड के थ्रू जो आता है ना, जो हम लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं, उसमें से वो 10 एमिनो एसिड निकाल लेता है, मतलब आता है, और 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या करता है? एक प्रोटीन का निर्माण करता है। एक प्रोटीन यानी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। अब देखिए ये जो 10 एमिनो एसिड जो कि अननेसेसरी एमिनो एसिड था, जो कि सेल के पास पहले से प्रेजेंट था, उसको 10 एमिनो एसिड चाहिए होता है जो कि फूड के थ्रू उसके पास पहुंचता है। अब उस 10 एमिनो एसिड को सेल के पास प्रेजेंट 10 एमिनो एसिड के साथ मिलाने का काम जो 20 एमिनो एसिड बनता, यानी मिलाने के बाद एडिशन करने के बाद ही ना 20 एमिनो एसिड मिलेगा। अब आपको क्या लगता है ये 10 एमिनो एसिड और ये 10 एमिनो एसिड अचानक ऐसे ही ऐड हो जाते हैं? नहीं होते हैं। वो एनाबॉलिज्म करता है। एनाबॉलिज्म एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू एडिशन होता है, ऐड होता है, कोई चीज़ को जोड़ा जाता है। यहाँ 10 एमिनो एसिड जुड़ा जो कि फूड के थ्रू आया, और जो 10 एमिनो एसिड सेल के पास था वो जुड़े तो 20 एमिनो एसिड बने, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? आप देखिए C6H12O6, इससे आप सब कोई वाकिफ है, दैट इज ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में हमने क्या दिया? ऑक्सीजन का प्रेजेंस दिया, यानी एनाबॉलिज्म हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? देखिए ये टूटा। क्या टूटा? H2O में टूटा, CO2 में टूटा, और एनर्जी में ब्रेकडाउन हुआ। किस में ब्रेकडाउन हुआ? एनर्जी में ब्रेकडाउन हुआ। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किए, तोड़ दिए ग्लूकोज को तोड़ दिए, H2O बनाए, CO2 बनाए और एनर्जी बनाए। ये तोड़ने का भी एक एक्टिविटी होता है जो कि कैटाबॉलिज्म में किया। वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर रिस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन वहाँ जो टूटना है, सेलुलर रिस्पिरेशन में जानते हैं ब्रेकिंग डाउन होता है, लेकिन कौन करता है? कैटाबॉलिज्म करता है। कैटाबॉलिज्म एक मैकेनिज्म है, एक मशीन लगा हुआ है जो कि ये कार्य करता है। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को टोटली डिपेंड ऑन दी ट्रांसपोर्टिव फंक्शन ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या करता है? बायो कैटलिस्ट को, हार्मोन्स और एंजाइम्स को ब्लड के अंदर, वो ये देखिए हार्मोन और एंजाइम्स के लिए ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर में, डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट जगह पर ग्लैंड मौजूद है, कंटेनर मौजूद होता है जो कि ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करता है। वो डायरेक्ट रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर, वो ब्लड से टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाता है कि जहां पर कैनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जहां पर जरूरत होता है हार्मोन्स और एंजाइम्स का, वहां तक पहुंच जाता है। यानी ये ट्रांसपोर्टिव फंक्शन करता है किसका? बायो कैटलिस्ट का। इतना समझ में आ गया? चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको लगता है वो है होम्योस्टैसिस। द वर्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस बॉडी का एक एबिलिटी होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है? अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। सच एस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी का वाटर बैलेंस को, H2O बैलेंस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? H2O बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी कि होम्योस्टैसिस का प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू क्या होता है? किसी भी शरीर का अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी बॉडी टेम्परेचर, H2O बैलेंस को वो मेंटेन करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो मेंटेन करता है। ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम होता है ब्लड ही ये सारा काम करता है। ब्लड के थ्रू ही ऑल ओवर द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, H2O बैलेंस होता है, और द रेगुलेशन जो होता है हार्मोन्स का, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, वो टोटली डिपेंड होता है इसमें। तो सोच लीजिए ब्लड का कितना बड़ा फंक्शन है, मेजर रोल होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। ये ब्लड था। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करने की कोशिश की है कि ब्लड आखिर होता क्या है, क्या फंडा है ब्लड का। In the next part, we will come to know about what are the different components of blood: plasma, WBC, platelets और red platelets. रेड ब्लड सेल। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट कार्स होते हैं, यानी कोई कार्य होता है, वर्क होता है जो कि डिपेंड करता है। यानी टोटल ब्लड जो है ना, ब्लड खुद के लिए सब काम करता है, ब्लड किसी का हेल्प नहीं लेता है, ब्लड खुद के लिए सारा काम करता है, दूसरे का भी काम करता है। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें कुछ समझ में आया होगा ब्लड के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ घुसा होगा कि कितना मेजर रोल है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड
और उसमें जो मेजर पार्ट होगा वो होगा प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।